गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग डिसकंटिन्यूटी के बारे में सीख रहे थे कि डिसकंटिन्यूटी का टाइप क्या हो गया। तो मैं थोड़ा सा उसको शॉर्ट में बता देता हूँ और फिर आगे वाला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग देख रहे थे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहली टाइप जो हमने देखी थी दैट वाज और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड सेकेंड थी हमारे पास नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसके बारे में हमने बात करी थी। इसका जो पहला टाइप था वो हमने देखा था मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, और सेकंड था आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। इसमें इन दोनों में डिफरेंस ये था कि इसके अंदर जो है लिमिट एग्जिस्ट करती थी। लिमिट एग्जिस्ट करती थी बट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं था। क्यों कंटिन्यूअस नहीं था? उसके दो रीजन थे। एक तो मिसिंग पॉइंट था, मतलब एक पॉइंट था जो डोमेन से बाहर था, तो उस पॉइंट पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया था, और उस पॉइंट पे डिफाइन करने के बाद जो लिमिट की वैल्यू थी वो फंक्शन को दे दी थी, तो फंक्शन क्या हो गया था? कंटिन्यूअस हो गया था। आइसोलेटेड पॉइंट में क्या था? आइसोलेटेड पॉइंट में था लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी अगेन, बट द प्रॉब्लम वाज कि एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी। लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, एलएचएल आरएचएल बराबर आ रहा था, बट फंक्शन की वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वाज नॉट इक्वल टू द लिमिट। तो हमने अगर उसको इक्वल टू किया तो क्या हो रहा था? आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आ रही थी, डिसकंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही थी, वो कंटिन्यूअस हो जा रहा था। हमने एग्जांपल भी देखे थे लास्ट क्लास में दोनों के। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में हमने बात करी थी कि हम कंटिन्यूटी को रिमूव नहीं सॉरी डिसकंटिन्यूटी को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट जो रहती है वो डज नॉट एग्जिस्ट होती है। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम वो फंक्शन को कंटिन्यूअस नहीं बना सकते हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशंस के बाद में। ठीक है। तो ये पार्ट हमने देख लिया था, इनके एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। एग्जांपल्स नॉन रिमूवेबल के भी देखे थे, बट मैंने बोला था हमने टाइप कवर नहीं किया है, तो हम टाइप कवर कर लेते हैं इसके। इसमें दो टाइप होंगे। पहला टाइप होगा जिसमें लिमिट्स जो है एलएचएल एंड आरएचएल आर फाइनाइट। एलएचएल एंड आरएचएल आर फाइनाइट, इक्वल नहीं होंगे, डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो एलएचएल और आरएचएल तो बराबर नहीं होंगे, डेफिनेटली अलग ही होंगे। मैं यहाँ पे वो लिख देता हूं कि हियर एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल है, जब भी हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पे एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, बट कंडीशन ये है कि एलएचएल और आरएचएल क्या है? दोनों फाइनाइट है। इसका एग्जाम्पल अगर अपन लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे देख लो। एट एक्स इक्वल टू 1 पे इसका एलएचएल अगर आप निकालोगे, अगर आप इसका एलएचएल निकालोगे बेटा, तो कितना आएगा? 0। और आरएचएल निकालोगे तो कितना आएगा? 1। तो एलएचएल और आरएचएल दोनों बराबर नहीं है इस केस में। वी कैनॉट रिमूव द डिसकंटिन्यूटी, हेंस इट इज कॉल्ड द रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है। सो दिस इज
नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसका नाम ही यही है, ऑफ फर्स्ट काइंड, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ first kind. If LHL and RHL both exist, both are finite, then in that case that is called non-removable discontinuity of first kind. So non-removable discontinuity of second kind is, if it is not the first case, then it would be non-removable discontinuity of second kind. मतलब LHL या RHL में से कोई डिफाइन नहीं है या इंफिनिटी है. If not the first case, if not the first case, then it is non-removable discontinuity of second type. Discontinuity of second kind. Example, 1 upon में x minus 4 at x is equal to 4. LHL आपके पास कहां पे जाएगा? माइनस इंफिनिटी. RHL कहां पे जाएगा आपके पास? दोनों फाइनाइट नहीं है बेटा, है ना. यहाँ पे दोनों वैल्यू LHL RHL की फाइनाइट थी, यहाँ पे फाइनाइट नहीं है. तो कभी भी अगर एक भी इनफाइनाइट आ गया, माइनस इनफाइनाइट आ गया, तो दैट इज द नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड. हाँ, both are not finite. Limit does not exist, definitely. Limit does not exist and both are not finite. Here both are finite. तो पहला वाला केस नहीं है. मतलब हो सकता है कि एक साइड इनफाइनाइट जाए और एक साइड कांस्टेंट आए, नंबर आए, तो भी ये सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी बेटा. अगर दोनों फाइनाइट है तो ही फर्स्ट काइंड होगी, नॉन रिमूवेबल ऑफ फर्स्ट काइंड, नॉन रिमूवेबल ऑफ सेकंड काइंड. ठीक है, ये क्लियर है. ये डेफिनेशन लिख लो बेटा. एक और क्लासिफिकेशन है इनका, वो भी हम लोग सीख लेते हैं. शीट डिस्कस करते हैं बेटा, अभी प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में करता हूँ. आप लोगों ने बुकलेट चालू कर दी है क्या? बुकलेट भी चालू कर दो बेटा करना. मैं डिस्कशन करूंगा एक बार. बुकलेट में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कंटिन्यूटी का पार्ट अलग से. अरे हाँ यार, मैं थोड़ा सा बिजी था तो मैंने भेजा नहीं. चलो मैं भेज दूंगा. हाँ मैं भेजता हूँ, ग्रुप पे भेज दूंगा बेटा, एक बार चेक करें. चलो लिख लिया, ये बढ़ू आगे. अब देखो, देयर आर फ्यू टर्म्स विच आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड इन डिसकंटिन्यूटी. जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी डिसकंटिन्यूटी अगर नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है,
फर्स्ट काइंड है। फर्स्ट काइंड का मतलब क्या हो गया, जरा मुझे बताओ कि बोथ LHL और LHL आर LHL एंड RHL आर finite. Both LHL and RHL are finite. Then the difference of LHL and RHL, LHL minus RHL, the difference of LHL and RHL is called the jump. Is called the jump of discontinuity. ये तो समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ नाम से समझ में आ रहा है कि LHL RHL का जो डिफरेंस है दैट इज द जंप। जैसे कि हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का केस लिया था, 8x is equal to 1 of greatest integer f। सेंड कर दूंगा बेटा ग्रुप पे, बुकलेट के सॉल्यूशंस भी सेंड कर दूंगा मैं बुक आपके ग्रुप पे, और होमवर्क भी उसके अकॉर्डिंग में भेज दूंगा। शीट के सॉल्यूशंस नहीं है बेटा अभी। चलो, तो 8x इक्वल टू 1 जंप कितना है भाई? जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है? 1। क्योंकि इस केस में आपके पास LHL की वैल्यू आती है 0 और RHL की वैल्यू आती है 1, तो 0 और 1 में डिफरेंस 1 का है, दैट इज योर जंप इन डिसकंटिन्यूटी। एंड कीप दिस थिंग इन माइंड, दैट इज द डिफरेंस ऑफ LHL एंड RHL, इसलिए यहाँ पे मोड लगाया। ठीक है, नेक्स्ट इज जो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, इसको पहले लिख लो बेटा। ये सब आपको याद रखने वाली चीजें, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ लॉजिक है। लॉजिक कंटिन्यूटी का सिंपल है, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू बराबर, दैट्स ऑल। बाकी उसके बाद मेनली डेफिनेशन है, क्वेश्चंस भी करोगे तो आपको ये इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेनली उसी फंडे पे आएगा। हाँ, आज कंप्लीट हो जाएगा बेटा। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को वापस हमने क्लासिफाई किया है, और वो क्लासिफिकेशन जो है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, बता दूंगा बेटा प्रीवियस पेज भी, बट पहले ये लिख लो उसके बाद बता देता। कंटिन्यूटी
ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का एक एग्जांपल मैं बताता हूं, जहां पे फाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, तो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, एट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। एलएचएल आरएचएल दोनों डिफाइन है, दोनों फाइनाइट है। इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का एग्जांपल है कि कहीं पे वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, जो हमने प्रीवियस क्लासिफिकेशन देखा था फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड पे, उसी पे बेस्ड है ये। जैसे 1 में x माइनस 4 हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू 4 हो गया, या फिर 1 में x माइनस 1 द होल स्क्वायर हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। हाँ, दिस आर द डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। वो एक क्लासिफिकेशन है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हमने नहीं देखा था। ऑसिलेटरी जो होता है वो क्या होता है, देखो इसमें जो फंक्शन सबसे फेमस है वो है साइन ऑफ 1/x, दैट टू बी एट x इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल को समझना। साइन फंक्शन जो होता है वो अपने आप में कंटिन्यूअस होता है, साइन थ्रू आउट कंटिन्यूअस होता है, साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे साइन 1/x है। अभी साइन 1/x है, हाँ मैं बता दूंगा बेटा, प्रीवियस पेज, पहले इस पे ध्यान दे दो। तो साइन एक्स अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट साइन 1/x, यहाँ पे 1/x होने के कारण x इक्वल टू 0 डोमेन के बाहर है, राइट। अब x इक्वल टू डोमेन के बाहर है, बट क्या x इक्वल टू 0 के नेबरहुड पे ये एक्सप्रेशन डिफाइन है? बिल्कुल डिफाइन है। साइन 1/x x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, बट 0 से थोड़े से छोटे, थोड़े से बड़े, दोनों पे डिफाइन है। नेबरहुड ऑफ 0 डिफाइन है। अब नेबरहुड ऑफ 0 पे डिफाइन है, बट वैल्यू क्या है इसकी एलएचएल और आरएचएल की, मेरे को ये बताओ। क्या एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, क्योंकि जब ये 1/x की मैं बात करूंगा, तो जब मैं इसमें x को 0 से छोटा पुट करूंगा तो 1/x माइनस इंफिनिटी आएगा, राइट। या x 0 से बड़ा पुट करूंगा इसमें, तो 1/x पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। मतलब कुछ इस टाइप का है कि अगर मैं इसको 0 से थोड़ा छोटा पुट करूं या 0 से थोड़ा बड़ा पुट करूं, इस केस में क्या होने वाला है, ये साइन ऑफ समथिंग माइनस इंफिनिटी टाइप का आएगा, ये साइन ऑफ प्लस इंफिनिटी टाइप का आएगा। अब कुछ भी हो, क्या ये डिफाइन है? हाँ डिफाइन है यार। आप एक्स की वैल्यू डालोगे, ये माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो हमारे लिए फीलिंग है, राइट। मेन तो यहाँ पे कोई एक नंबर आने वाला है बहुत बड़ा, बहुत बड़े तक नंबर जाने वाला है, और साइन को कोई दिक्कत ही नहीं, आप कुछ भी इनपुट डालो वो डिफाइन तो होना है, राइट, और कंटिन्यूअस भी होना है, राइट। बट द प्रॉब्लम इज इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी -1 से +1 के बीच में कुछ भी। इसकी वैल्यू क्या आएगी? -1 से +1 के बीच में कुछ भी। तो डेफिनेटली यहां पे आप ये बोलोगे कि लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं करेगी, हम नहीं बता पाएंगे कि वैल्यू क्या आएगी, राइट। बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि इसकी जो वैल्यू है साइन 1/x की, वो ऑसिलेट करेगी -1 से +1 के बीच में। इट कैन बी एनीवेयर लाइंग बिटवीन -1 टू +1। ठीक है, तो द वैल्यू इज ऑसिलेटिंग। आप अगर आपको आप साइन 1/x का ग्राफ बना के देखना बेटा, है ना। आप साइन 1/x का ग्राफ बना के देखना, आपको आइडिया लगेगा कि साइन 1/x का जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा। वो ऑसिलेट करेगा -1 से +1 के बीच में, जैसे जैसे आप 0 के पास में आते जाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बनाता, मैं ग्राफ बताता हूं आपको कैसा बनेगा एग्जैक्टली exactly। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे -1 और +1 के बीच में, यहां पे -1 और +1 के बीच में क्या हो रही है, ये वैल्यू ऑसिलेट कर रही है। डिसकंटिन्यूअस है, डेफिनेटली है, क्योंकि डिफाइन ही नहीं है x इक्वल टू 0 पे। तो एक सेकेंड,
एक सेकंड। देखो ये साइन 1/x का ग्राफ है आपके पास। जैसे जैसे एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो के पास आ रहा है, ऑसिलेट करने वाला, ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस कम होते वाला, ये ऑसिलेट करने वाला ह्यूज लेवल पे है। यहाँ पे देखो फंक्शन डेफिनेटली जीरो पे डिफाइन ही नहीं है, बट जीरो के नेबरहुड में डिफाइन है। और ये जो साइकिल है इसकी जो विड्थ है ये छोटी होती जाएगी, वो छोटी होती होती ये ऑसिलेट करने लग जाएगी। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये फीलिंग भी आपको समझ में आना चाहिए। हाँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डेफिनेटली लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप बता ही नहीं पाओगे लिमिट क्या आ रही है, राइट। ये ग्राफ आप देखो, आप इसको छोटा भी कर लोगे ना, स्केल बहुत छोटी भी कर लोगे, जब भी ये ग्राफ आपको ऐसा ही नजर आएगा। कितनी भी छोटी स्केल कर लोगे, देखो यहाँ पे कितनी छोटी स्केल है, यहाँ पे 0 है और ये 0.05 है, ये 0.1 है। इतनी छोटी स्केल पे भी आप जितना भी छोटे स्कोर करते जाओगे ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड ही होने वाला है। क्योंकि वो जो फीलिंग है कि जब आप 0+ पे जाओगे ये इनफाइनाइट आएगी, इनफाइनाइट वैल्यूज में वेरिएशन आएगा। तो ये जो साइकिल है ये साइकिल इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होने वाली है, वो ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अभी समझ में आया फंडा, जिसको नहीं आया था, कि साइन 1/x जो है वो 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव पे -1 से +1 के बीच में कुछ भी आएगा। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि डिफाइन नहीं है, डिफाइन है भाई। जीरो से छोटे पे, जीरो से पॉजिटिव पे डिफाइन है। साइन फंक्शन है, कंटिन्यूअस भी होना है क्योंकि साइन कंटिन्यूअस ही होता है थ्रू आउट इट्स डोमेन। बट एक्स इक्वल टू जीरो पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जीरो पे डिफाइन नहीं है, ये बात भी सही है, और -1 से +1 के बीच में LHL RHL कुछ भी आ सकता है। दैट नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। इसको ना आप फर्स्ट काइंड बोल पाओगे, इसको ना आप सेकंड काइंड बोल पाओगे, इसको आप ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी बोलने वाले हो। क्लियर है अभी? हाँ, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इज अ फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। मतलब जैसे ऑप्शन आएंगे ना तो आपको कुछ इस टाइप से आएंगे, जैसे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोल दी या इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी बोल दी, या फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इस टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। चलो इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, ये लिख लिया सबने? लिख लो बेटा इसको। एक क्वेश्चन देता हूं आपको और थोड़ी क्लियरिटी आएगी।
वही तो मैंने बताया, व्हाई डस इट ऑसिलेट। यहाँ पे देखना ऑसिलेट क्यों नहीं करेगी। देखो साइन की अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने साइन फंक्शन लिया, ठीक है, 1/x लिया। अगर मैंने x इज इक्वल टू 0.1 लिया और x इज इक्वल टू मैंने लिया 0.09 लिया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? नहीं, ये ग्राफ की आपको फीलिंग समझ में आनी चाहिए बेटा, ये इतनी ऑसिलेट या रिपीट क्यों कर रहा है। आप देखो साइन 0.1 लिया और साइन 0.0, एक्स की वैल्यू 0.09 ली। अच्छा, यहाँ साइन 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/9 आ जाएगी, जो कि साइन कितना आ जाएगा? 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। करेक्ट? ये आ रहा है समझ में? तो देखो यहाँ पे ये चीज समझो कि एक्स में वेरिएशन है कितना, एक्स में वेरिएशन कितना है? 0.01 का है, बहुत छोटा वेरिएशन है एक्स में। बट जो साइन के लिए इनपुट का काम कर रहा है उसमें वेरिएशन कितना है? ऑलमोस्ट π/2 का आ जाएगा, ऑलमोस्ट π/2। 10 और 11 पॉइंट समथिंग में 1 पॉइंट समथिंग मान लेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 1 पॉइंट समथिंग में π/2 के अराउंड में बोल सकता हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब ये 0.01 का डिफरेंस मैंने लिया एक्स के अंदर, तो मेरा ग्राफ जो है साइकिल का बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाता है। साइन की साइकिल आपको पता है 2 पाई में पूरा कवर करता है, ये साइकिल होती है ना, जब साइन एक्स नॉर्मल होता है तो। अब ये इतना पार्ट अगर π/2 के अराउंड है, तो ये इतना पार्ट सिर्फ 0.01 वेरिएशन पे ही हो गया। तो अब आप देखो कि जब मैं एक्स की वैल्यू मान लो 0.0001 लेता हूं और एक्स की वैल्यू में 0.00009 लेता हूं, वेरिएशन बहुत छोटा सा है एक्स में। कितना है? आई थिंक 0.0001 का वेरिएशन आएगा। बट एक्स की वैल्यू में कितना वेरिएशन आएगा? यहां पे कितना आ जाएगा? 10⁴ आ जाएगा। और ये साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो कितनी साइकिल आ जाएगी इतने डिफरेंस में? बहुत ज्यादा साइकिल आ जाएगी। तो डेफिनेटली जब साइकिल ज्यादा आ जाएगी तो ये साइकिल का डिफरेंस कम होता जाएगा, तो आपको ऐसे ऑसिलेटरी टाइप का फंक्शन दिखने लग जाएगा। उसको फील करो, थोड़ा सा सोचो, आपको समझ में आने लगेगा। दिस साइकिल डिक्रीज होती जा रही है। इनकी जो विड्थ है, ये जो विड्थ है देखो, यहां से लेके यहां तक की एक साइकिल है, इसमें यहां से लेके यहां तक की एक साइकिल है। तो ये जो विड्थ है यहाँ पे, इस साइकिल के लिए ये वाली विड्थ यहाँ पे कम होती होती जाएगी। इसके नेक्स्ट में जाओगे तो और कम हो जाएगी। तो एक कम होती 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 जाएगी, तो ये आपको कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। अभी आया समझ में? कैसी फीलिंग आ रही है इसमें? अब आप ऐसा करो, मेरे को ये आपने लिख के दे दिया, सॉरी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी आपको पता चल गया। अब मुझे ऐसा करो, एक्स इंटू साइन 1/x के बारे में बताओ। हाँ, कि एक्स इंटू साइन 1/x में कंटिन्यूटी लिमिट के बारे में मुझे एक आइडिया दो कि भाई ये कंटिन्यूअस कब है, मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मीनवाइल जिसको ये देखना है बेटा वो देख लो। यही पेज का बोल रहे हो निखिल? तो अभी मेरे को एक्स साइन 1/x के बारे में बात करके बताओ कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या इसकी? अपन ने डिस्कस किया है बेटा ये, कि वेदर द लिमिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस फंक्शन एग्जिस्ट और नॉट, वेदर द LHL और RHL बराबर है क्या? हम डेरिवेटिव अब करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास से डेरिवेटिव पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, एट एक्स इक्वल टू 0 पे ही बात करेंगे। फर्स्ट एक्स इक्वल टू 0 पे बात कर लूंगा और देन मैं एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए बात कर लूंगा। एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस आ रहा है नहीं आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है, डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है,
ये सारी बातें मेरे को x इक्वल टू 0 के लिए इस फंक्शन के लिए आप सोच के बताओ। मैं 2 मिनट आपको दे रहा हूं। तो हमारा फंक्शन है x साइन 1/x। मुझे ये बताओ x इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, करेक्ट है? x इक्वल टू फंक्शन डिफाइन नहीं है, करेक्ट, डोमेन के बाहर है। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि डिफाइन नहीं है। क्लियर? बट क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हम उस पर बात करते हैं। तो मैं एलएचएल निकालता हूं भाई। अभी एलएचएल निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव x साइन ऑफ 1/x। ठीक है, अब मुझे जरा ये बताओ कि भाई साहब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इंफिनिटी। 1/x इज माइनस इंफिनिटी इन दिस केस। तो साइन 1/x की वैल्यू क्या आ रही है? इज इट लाइंग बिटवीन -1 to +1? आई कैन से इट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to +1। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट कि ये जो साइन 1/x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में कुछ भी आ सकती है, बट भाई साहब इसकी वैल्यू तो 0 ही है। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू, योर आंसर वुड बी 0। द वैल्यू विल टेंस टू 0। एलएचएल इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट शीट में क्वेश्चन था, जो फर्स्ट शीट मैंने दी थी, उसमें आरएचएल लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x साइन 1/x। तो यहां पे भी -1 to +1, ये समझ में आ रहा है? वैल्यू ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to +1। व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस टू, भाई साहब जो लिमिट की वैल्यू है इसकी, x टेंस टू 0 x इंटू साइन ऑफ exist and it is equal to 0, what kind of discontinuity this would be? What kind of discontinuity would it be? बताओ भाई, is it non-removable discontinuity? It is non-removable or removable? The limit exists, it is removable discontinuity. What kind of discontinuity in removable discontinuity? भाई मिसिंग पॉइंट है क्या आइसोलेटेड पॉइंट है? अरे मिसिंग पॉइंट है क्या आइसोलेटेड पॉइंट है? आइसोलेटेड पॉइंट है, मिसिंग पॉइंट है भाई, क्योंकि डोमेन में नहीं है x इक्वल टू 0, डोमेन में नहीं है। तो एट x इक्वल टू 0 मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, हाँ साइन x/x फॉर्मेट लेके आएगी बेटा, बट वो साइन 0/0 का नहीं आएगा ना रिया। साइन x/x का फॉर्मेट यूजफुल जब है जब एक्सटेंडिंग टू 0, मतलब साइन 0/0 का फॉर्मेट है, साइन इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्मेट आ जाएगा एक्सटेंडिंग टू 0 पे, राइट? तो इट डजंट मेक सेंस इन दैट केस। चलो, तो ये क्लियर है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी आ गई भाई। अरे ये जो तू साइन x/x का बोल रही है रिया, साइन साइन x/x का फॉर्मेट आएगा, राइट? बट साइन x/x का फॉर्मेट लिमिट जब हम 1 लिखते हैं, जब एक्सटेंडिंग टू 0 होता है, इस केस में 1/x डिवाइडेड बाय 1/x करेगी, तो साइन इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्मेट आएगा, साइन 0/0 का फॉर्मेट नहीं आएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, साइन ये वाला जो फंक्शन है,
मैं ये बोल सकता हूं क्या ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0? हाँ, वो तो 0 एक्सटेंडिंग टू 0 के लिए फॉर्मूला एरिया x साइन 1/x इज कंटिन्यूअस। इसमें किसी को डाउट है क्या भाई साहब? इसमें किसी को डाउट है? क्यों है? क्योंकि क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि ये फंक्शन बेचारा कंटिन्यूअस है भाई साहब। ये फंक्शन भी तो कंटिन्यूअस है। साइन बेचारा हमेशा तो कंटिन्यूअस होता ही है। बस 1/x में x इक्वल टू 0 पे प्रॉब्लम है। बाकी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा कंटिन्यूअस होने वाला है। राइट? तो साइन x/x अगर एट x इक्वल टू 0 की बात करूं तो डिसकंटिन्यूअस है। दैट इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। एंड सेकेंड केस के 0 के अलावा सारी रियल वैल्यूज पे बात करूं तो फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूअस आएगा। इसमें किसी को डाउट? क्यों भैया नॉन रिमूवेबल ऑफ सेकेंड काइंड क्यों आ रही है राहिल? दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन कंटिन्यूअस आना है थ्रू आउट द रियल वैल्यूज उनकी डोमेन में, सिर्फ जीरोस की डोमेन में नहीं है, इसीलिए 0 पे मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। राइट? बाकी तो हमेशा कंटिन्यूअस है। ये समझ में आया? अब देखो इसका अगर आप ग्राफ देखोगे तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा। वैल्यू क्या होती जाएगी? छोटी होती जाएगी, 0 को अप्रोच करती जाएगी, ऑसिलेट नहीं करेगी। इधर से भी 0 को अप्रोच करेगी, आप देखो इधर से भी 0 को अप्रोच करेगी, इधर से भी 0 को अप्रोच करती जाएगी। ये जो साइकिल है, साइकिल की लेंथ तो छोटी होती जाएगी। ये जैसे साइकिल है ना, जैसे यहाँ पे साइकिल लेंथ बड़ी आएगी, यहाँ पे साइकिल लेंथ इतनी बड़ी आई, यहाँ पे भी साइकिल लेंथ बड़ी आई, बट ये साइकिल लेंथ 0 छोटी होती जाएगी, बट द वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 0। यहाँ से भी 0 को अप्रोच करेगी, यहाँ से भी 0 को अप्रोच करेगी, और यहाँ से भी 0 को अप्रोच करेगी। राइट? और कंटिन्यूअस तो थ्रू आउट होनी है उसको। चलो, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बढ़े आगे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x इंटू साइन 1/x। ये देख लो। क्लियर है? इतना बढ़े आगे? अब लिख लिया सबने? अब एक लास्ट चीज बाकी है इसमें। नहीं, ये वाला केस बोल रहा है बेटा, तो इसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ गई। नहीं, ग्राफ ड्रॉ थोड़ी करना रहता, ग्राफ की फीलिंग आपको आनी चाहिए किस तरीके से काम कर रहा है। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे अपन अपने हाथ से? x इंटू साइन 1/x का ग्राफ अपने हाथ से करने में मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट पार्ट फ्रॉम अवर एंड, बट वी कैन एनालिसिस इट। हमारा काम हो जाएगा उतनी फीलिंग से, जितनी फीलिंग मैंने आपको बताई ना। ये है भाई, ये कहाँ गया? ये है, इससे काम हो जाएगा मेरा, जो भी क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो, कुछ थ्योरम्स हैं, बहुत बेसिक थ्योरम है, अंडरस्टैंडिंग वाली थ्योरम है, उसको बात करेंगे।
इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। वो पार्ट खत्म है बेटा, है ना, वो डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी वगैरह वो सब खत्म। उसके क्वेश्चन भी जो कंफ्यूजन वाले हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होती है, इस पे बात करते हैं। अब देखो, पहले इसका फीलिंग समझ लो कि ये क्या है। मान लो एक फंक्शन है, मान लो एक फंक्शन है जो ए पे कोई एक वैल्यू ले रहा है। ए पे जो वैल्यू ले रहा है, मैंने एफ ए ले ली, ठीक है। और बी पे एक वैल्यू ले रहा है, सपोज एफ बी ले रहा है, ठीक है। और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इन ए टू बी। ए से बी में क्या है, कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब आप ए से बी पे ग्राफ बनाओगे, ए से बी पे जब आप ग्राफ बनाओगे तो ए पे ये वैल्यू आई एफ है, वो बी पे वैल्यू आई एफ बी। जब आप ग्राफ बनाओगे, यहां से जब चालू हो गए यहां तक जाओगे, तो कहीं आपको पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी क्या? पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है भाई, ए टू बी। क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी, क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैं बोल सकता हूं कि ग्राफ भाई साहब ऐसा गया, या मेरे पास ग्राफ ऐसा चला गया, या मेरे पास ग्राफ ऐसा चला गया, या मेरे पास ग्राफ ये गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर गया, मतलब कैसा भी चला गया, डजेंट मैटर। फंक्शन ग्राफ मेरे पास क्या है, कंटिन्यूअस है। इनिशियल वैल्यू मेरे पास एफ ए है, फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या है, एफ बी है, ठीक है। ये आया समझ में? इसमें किसी को डाउट जो मैंने बताया कि अगर ए से लेके बी तक ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो कुछ कैसा भी ग्राफ हो, कुछ इस टाइप की फीलिंग देगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जो भी ग्राफ है, पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बोलूं कि मैंने कोई के लिया जो कि आता है एफ ए से लेके एफ बी के बीच में। मैंने कोई भी वैल्यू ली जो एफ ए और एफ बी के बीच में आती है। ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है एफ एक्स का, ये है एक्स। अगर मैंने कोई भी वैल्यू ली जो कि एफ ए और एफ बी के बीच में आती है, मतलब वो वैल्यू यहां से लेके यहां के बीच में आती है। तो अगर मैंने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू के, ये एक इक्वेशन अगर मैंने लिखी, तो मैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में क्या बोल सकता हूं, जरा मुझे बताओगे आप लोग? कि मैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में, अगर मैंने एफ एक्स इक्वल टू के लिया और एक्स के क्या है, के एफ ए और एफ बी के बीच में, मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इनमें से कोई भी वैल्यू यहां पे पिक करूं, हर एक ग्राफ, कैसा भी ग्राफ हो, एफ एक्स का डजेंट मैटर, इन चारों में से कोई सा भी ग्राफ हो, एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मुझे देगा। जैसे यहां पे कोई वैल्यू मैंने उठाई, तो हर एक ग्राफ कम से कम एक सॉल्यूशन तो मुझे देगा। जैसे रेड वाला ग्राफ दो वैल्यूज दे रहा है, ये ब्लू वाला ग्राफ एक वैल्यू दे रहा है, इस वाले केस में ये ब्लैक वाला चार वैल्यू दे रहा है ना, ये ग्रीन वाला एक वैल्यू दे रहा है, बट कम से कम एक वैल्यू तो लाई बिटवीन ए टू बी। ए टू बी कम से कम एक वैल्यू तो देना ही देना, उसको कंपलसरी है, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस जा रहा है, तो ये वाली सारी वैल्यूज कहीं ना कहीं तो आउटपुट आना ही है, करेक्ट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एफ एक्स इक्वल टू के का एटलीस्ट वन सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन ए टू बी।
कि ए से बी के बीच में एक सॉल्यूशन तो देखो इंटरमीडिएट, अब मतलब समझो उसका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि इंटरमीडिएट वैल्यू, इसके इंटरमीडिएट वैल्यू के लिए एक ना एक एक्स की वैल्यू तो आपको मिल ही जानी है। दिस इज द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इसका एक और फॉर्म बताऊंगा मैं आपको, बट पहले ये लिख लो आप। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जब भी आते हैं जेई में, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियरिटी होगी। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के ग्राफ इज कंटिन्यूअस बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। हाँ वही है बेटा, वो आईवीटी इन क्वाड्रेटिक जो पढ़ा है ना आपने, जो आप बोल रहे हो वो इसका छोटा वर्जन है। मतलब सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए पढ़ा दिया, ये किसी भी फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है। आईवीटी इन क्वाड्रेटिक जो पढ़ा है आपने, एक बार और समझा रहा हूं, ध्यान देना बेटा, बहुत इजी है। आप ये समझो कि आपको एफ ए से लेके एफ बी के आउटपुट हमेशा मिलेंगे क्या, मुझे ये बताओ। जिसको समझ में नहीं आ रहा, अगर ए पे वैल्यू एफ है और बी पे वैल्यू एफ बी है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि एफ ए से लेके एफ बी के आउटपुट जो है वो मेरे को ए से लेके बी के इनपुट के लिए कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। क्या कोई आउटपुट ऐसा है, क्या कोई आउटपुट ऐसा है जिसके लिए कोई इनपुट नहीं आएगा ए से लेके बी के बीच में? इज देयर एनी आउटपुट बिटवीन एफ ए एंड एफ बी where you will not be having any value of x lying between a to b? No, right? तो बस वही तो लिखा है मैथमेटिकली कि एफ एक्स इक्वल टू के, एफ एक्स इक्वल टू के वेयर के इज लाइंग बिटवीन एफ एंड एफ बी। के यहाँ पे कहीं भी एफ ए और एफ बी के बीच में लाई कर रहा है, तो क्या एफ एक्स की वैल्यू के एटलीस्ट वन एक्स के लिए तो आनी है। यही तो बोला आपने कि ये सारे आउटपुट जो हैं कम से कम एक एक्स के लिए तो आने ही आने हैं। उसको बस मैथमेटिकल लिखा है ये मैंने। ग्राफिकली समझना इजी है इसीलिए मैंने इससे समझाया था। बट आप समझो कि अगर मैंने एफ एक्स की वैल्यू के ली तो क्या मुझे कोई एक्स की वैल्यू आएगी? यस, देखो जैसे ये ब्लू वाला ग्राफ देख लो, ये आ गई एक्स की वैल्यू एक ए से बी के बीच में। या कोई भी ग्राफ आप उठा लो, अगर एफ ए और एफ बी के बीच में कोई भी वैल्यू लिए और एफ एक्स के बराबर अगर उसको पुट किया तो यू विल गेट एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इन ए टू बी। अभी समझ में आ गया राहिल? ये हो गया एक केस। दूसरा केस मैं ये बोल सकता हूं, इसी का देखना, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, जल्दी भी समझ में आएगा। एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है, एंड एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है भाई साहब। एफ ए इंटू एफ बी क्या है? नेगेटिव है। एफ ए इंटू एफ बी नेगेटिव है। कौन सा केस बन सकता है? कोई सा भी केस बना लो। ए यहां है, बी यहां है, ए पे मान लो पॉजिटिव और बी पे मान लो नेगेटिव है। ये बी हो गया, ये एफ बी हो गया, सॉरी, ये एफ ए हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। ग्राफ कंटिन्यूअस है। ग्राफ कैसा भी हो सकता है भाई साहब, ये भी ऐसा, जैसे भी उसको होना है हो जाएगा, डजेंट मैटर। या फिर एक ए है और एक बी है, ए के लिए नेगेटिव है और बी के लिए पॉजिटिव है। ग्राफ कंटिन्यूअस है। ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है। अब उसको आपको जैसा भी बनाना है, यहां से ये बना दो, ये बना दो, वापिस ये बना के ये बना दो, जैसा भी आपको बनाना है, डजेंट मैटर। ठीक है। अगर एफ ए और एफ बी अगर नेगेटिव है
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये वाली लाइन को, मतलब एक्स एक्सिस को एक बार तो क्रॉस करना पड़ेगा, इसको कम से कम एक बार क्रॉस करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा इसकी मर्जी, इसको जितनी बार करना है कर दे। करेक्ट आ रहा है समझ में? तो मैं ये बोल सकता हूं कि आई विल बी हैविंग एटलीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ एक्स इक्वल टू जीरो का कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। मतलब यही वाला है, के की जगह मैंने अब क्या ले लिया है, जीरो ले लिया है, क्योंकि के जो है एफ ए और एफ बी के बीच में लाई करने वाला है, जीरो जो है वो एफ ए और एफ बी के बीच में लाई करने वाला है, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो है वो नेगेटिव है। अभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होना जरूरी है और दूसरा नेगेटिव होना जरूरी है। तो एक पॉजिटिव होना जरूरी है, एक नेगेटिव होना जरूरी है। तो भाई अगर ग्राफ कंटिन्यूअस है तो कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है वो रूट हो जाता है, याद है? तो एफ एक्स इक्वल टू जीरो इक्वेशन का एटलीस्ट एक रूट तो लाइक करता ही करता है, और दैट्स वाई जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने आईवीटी पढ़ी होगी वो इसी का एक छोटा सा वर्जन है। ये एक जनरल हो गया, वो एक क्वाड्रेटिक के लिए स्पीक। सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लीकेबल फॉर क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री और 4 डिग्री और साइन एक्स और कॉस एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंट, सबके लिए अप्लीकेबल है ये कॉन्सेप्ट। फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर इन्वॉल्व है, in that case this theorem is not applicable because function in that case will not be continuous। ठीक है, तो जब कंटिन्यूअस है जब ये चीजें अप्लीकेबल। ठीक है अभी, या किसी को कोई डाउट बेटा? तो स्टेटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा है मैंने, बट कंटेंट यही है कि कंडीशंस क्या है फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड द रिजल्ट्स। अब इसी का एक एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक में आपको समझा देता हूं। मान लो, लिख लिया सबने या लिखना है किसी को? अब देखो यहां पे, मान लो मैंने एक इक्वेशन दी आपको, x माइनस ए प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस बी। इसके रूट्स के बारे में आपको कमेंट करना है। क्वाड्रेटिक आ गई, इसके रूट्स के बारे में कमेंट करना है, और कंडीशन आपको गिवन है कि ए सबसे छोटा है, देन बी है, देन सी है और देन डी, एंड एबीसीडी रियल। तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे, किसका, एफ एक्स का ग्राफ बनाओगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। एक्स माइनस ए अरे यार ये डी लेना, इसका ग्राफ बनाओगे तो पैराबोला बनेगा, कॉनकेव अपवर्ड बनना चाहिए, है ना?
कुछ बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। खैर डजेंट मैटर टू अस। मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू ए पे इसका साइन चेक करूंगा, x इक्वल टू ए पे इसका साइन चेक करता हूं, तो ये तो जीरो हो जाएगा बेटा पूरा। a माइनस बी, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इक्वल टू ए पे जो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ रही है वो आ रही है पॉजिटिव। x इक्वल टू बी पे जो वैल्यू आप निकालोगे, राइट, x इक्वल टू बी पे ये दोनों वैल्यू और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ओवरऑल जीरो। b माइनस है आपके पास आएगा पॉजिटिव, और b माइनस सी आपके पास आएगा नेगेटिव, क्योंकि b छोटा है। ओवरऑल साइन आपके पास आएगा नेगेटिव। एक सेकेंड रुकना बेटा, है ना।
तो x इक्वल टू सी पे ये पार्ट हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ सी माइनस सी माइनस बी आ जाएगा पॉजिटिव क्योंकि सी बड़ा है, सी माइनस डी आ जाएगा नेगेटिव, ओवरऑल साइन आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। और डी पे ये आ जाएगा डी माइनस ए, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ कि अब जब आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ बना रहे हो, x इक्वल टू ए सपोज यहाँ है, b सपोज यहाँ है, c यहाँ है और d यहाँ है, तो d यहाँ है, तो d पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सपोज ये वाली वैल्यू आ रही है, a पे भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, सपोज ये वाली वैल्यू आ रही है, और b पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है और c पे भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ इसका बने, इसका तो कर्वेचर ऊपर ही बनने वाला है, ठीक है। तो मेरा ये इंफॉर्मेशन तो बोल सकता है कि ए और बी के बीच में एक रूट मेरे को लाई करवाना है, ये तो पक्का है कि ए और बी के बीच में एक रूट लाई करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, बीच में एक रूट लाई करेगा और एक रूट यहां पे लाई करना है ना। मिनिमम वन कहता मैं अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं होती तो, बट क्वाड्रेटिक है तो मेरे को पता है दो से ज्यादा रूट होने नहीं है, तो एक यहाँ है तो बस ये दो ही रूट है। सो देयर फॉर यू कैन कमेंट एस, यू कैन कमेंट के one root is lying between a to b and another root is lying between c to d। एक रूट यहाँ पे और एक रूट यहाँ पे लाइक करेगा कंपलसरी है। तो यू कैन कमेंट ऑन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दैट बोथ द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, and you can comment on the position of the root as well के one root is lying between a to b and one root is lying between c and d। तो ये बेसिक कमेंट्स आप इस इक्वेशन के बारे में अंडर दिस इंफॉर्मेशन यू कैन कमेंट ऑन। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ही है, क्वाड्रेटिक के लिए एप्लीकेबल है, हर एक के लिए एप्लीकेबल। ये नंबर ऑफ रूट्स पे कमेंट नहीं कर सकते हैं हम, बट कम से कम वन रूट तो लाई करता ही करता है, ये गारंटी होती है हमारी। अब वो डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन एक भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बहुत कितने भी हो सकते हैं। हाँ, हियर इट इज एग्जैक्टली वन सिंस इट इज क्वाड्रेटिक, दैट्स व्हाई। एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं। हाउ मेनी रूट्स के बारे में कमेंट नहीं करेंगे बेटा, क्वेश्चंस तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग कि एटलीस्ट वन रूट लाइंग बिटवीन दिस, एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन। हाँ सॉल्व करना है बेटा, इन चैप्टर भी सॉल्व कर लो वैष्णवी, अब सारा ही बुकलेट, पूरा बुकलेट सॉल्व कर लो। अब देखो, मान लो अगर कोई एक इक्वेशन ये दी मैंने, हाँ राइट, एक मैं देता हूं आपको, क्वाड्रेटिक नहीं देता हूं, 4 डिग्री दे देता हूं, चलो।
इसके रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो तो थोड़ा सा आप ट्राई कर लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कोई कंडीशन नहीं, बी क्या है ए क्या है मुझे नहीं पता, रियल है, दैट्स ऑल। ए प्लस बी बाई टू। No other information is given apart from A and B are real. You just comment me on the roots के नंबर या रूट जो भी आप श्योर शॉट बोल सकते हो कि ये पक्का होगा, इसके अलावा क्या होगा मुझे नहीं पता, बट ये तो पक्का होगा, इस टाइप का कुछ बता के बताओ। ऑप्शन भी ऐसे ही आएंगे आपके पास, हैविंग ऑल द रियल रूट्स, हैविंग एटलीस्ट वन रियल रूट, या ऐसे कुछ भी ऑप्शंस आते रहेंगे आपके पास। देखो यहाँ पे आप क्या करो, ये जो एक्सप्रेशन है x माइनस ए का स्क्वायर डिग्री 4 का या एक्सप्रेशन है, कंटिन्यूअस होने ही वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू ए पे ए वैल्यू हो जाएगी, ये पार्ट 0 हो जाएगा। x इक्वल टू बी पे ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच की वैल्यू पता है आपको क्या होती है? दो नंबर का मिडिल वैल्यू क्या होता है, बीच का वैल्यू क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू होता है, होता है। तो कैन आई से दैट कि देयर इज अ सी लाइज बिटवीन ए टू बी फॉर विच एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। कम से कम एक सी होगा क्या भाई? ए और बी के बीच की वैल्यू तो एफ एक्स को ए और बी के बीच में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राफ कुछ इस टाइप का बन रहा है इस केस में कि अगर ये ए है और ये बी है तो ए पे वैल्यू आ रही है ए, बी पे वैल्यू आ रही है बी, और ग्राफ मेरे पास जो भी कंटिन्यूस जैसा भी है मुझे नहीं पता, बट है कंटिन्यूस तो है। अब इसके बीच की जो एग्जैक्ट बीच की वैल्यू है जो कि ए प्लस बी बाई टू होगी, वो वैल्यू ग्राफ कहीं ना कहीं एक बार तो देगा ही देगा ना, कम से कम एक बार तो देगा ही देगा। अरे जब इसकी वैल्यू इस ग्राफ की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू पॉसिबल है, तो उस एक्स के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ही होगी, है ना? वो जो सी वैल्यू है, एक्स की सी वैल्यू है जिसके लिए ए प्लस बी बाई टू आ रहा है, तो मैं इसको नाम सी दे देता हूं कि सी इनपुट के लिए ए प्लस बी बाई टू आउटपुट आ रहा है,
और पक्का है कि सी ए से बी के बीच में लाई करना ही करना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स इक्वल टू सी वुड बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि अगर ये ए प्लस बी बाई टू आ गया तो ए प्लस बी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू जीरो आ जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन कमेंट हियर दैट at least one root in a to b, ये तो मैं कमेंट पक्का कर सकता हूं। तो कम से कम एक रियल रूट तो लाई करेगा, वो भी ए से बी के बीच में लाई करेगा, पक्का है। एक बार और समझा रहा हूं, देखो ये वाला जो फंक्शन मैंने चूज किया मेरी साइड से, ये कंटिन्यूअस है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि पोलिनोमियल है। ए के लिए इसका आउटपुट कितना आ रहा है, व्हेन यू आर पुटिंग एक्स इक्वल टू ए, फंक्शन की वैल्यू ए आ रही है, व्हेन यू आर पुटिंग एक्स इक्वल टू बी, फंक्शन की वैल्यू बी आ रही है। ए पे आउटपुट ए आ रहा है, बी पे आउटपुट बी आ रहा है, करेक्ट। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ए से बी के बीच की जितनी भी वैल्यूज हैं यहाँ पे सब किसी ना किसी इनपुट के लिए आ ही रही होगी भाई, एटलीस्ट वन इनपुट के लिए तो ये सारे आउटपुट आ ही रहे होंगे। तो मैंने मान लिया कि एक सी इनपुट है जिसके लिए आउटपुट मेरे पास ए प्लस बी बाई टू आता है। किसका आता है? एफ एक्स का आता है। और ये मेरे पास एफ एक्स है, तो इसकी वैल्यू, इस वाले पूरे की वैल्यू ए प्लस बी बाई टू तो होगी ना एक बार। इस सी के लिए ए प्लस बी बाई टू आउटपुट आ ही रहा है, तो इसकी ए प्लस बी बाई टू वैल्यू होगी एक बार। तो जब ए प्लस बी बाई टू इसकी वैल्यू होगी भाई, तो ये इक्वेशन का रूट होगा ना वो, तो क्योंकि ए प्लस बी बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू तो जीरो आ जाएगा। तो देयर वुड बी एटलीस्ट वन रियल रूट लाइंग बिटवीन ए टू बी, क्योंकि ए से बी के बीच में एक बार ये ए प्लस बी बाई टू हो रहा है और उस एक्स के लिए ये इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई, खत्म। अभी ठीक है? सोचना है डेफिनेटली, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बट ऐसे क्वेश्चंस जेई में आपको मिल सकते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है। हाँ, कोई सी हमने अज्यूम किया है बेटा, एटलीस्ट वन रूट आएगा, ये सी की सी मैंने अज्यूम किया है कि कोई भी सी होगा भाई, एक तो आएगा ना। मेरे को ये तो पता है ए और बी के बीच में एक वैल्यू आएगी, उसको नाम सी दे दिया, एटलीस्ट वन तो आएगी आएगी। अब सी ज्यादा बार, एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ जाए, बट एक वैल्यू तो मिनिमम आनी आनी है। तो जो श्योर शॉट हम कमेंट कर सकते हैं वो ये जरूर कर सकते हैं कि ए से बी के बीच में एटलीस्ट वन रूट तो लाई करेगा ही करेगा। अब इसके अलावा भले ही हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट वन रियल रूट भी करेक्ट ऑप्शन है। एटलीस्ट वन रियल रूट बिटवीन ए टू बी, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम कंटिन्यूटी। फॉर कंटिन्यूटी सारे कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो पूरी बुकलेट आपके पास है, आप लगा लो, कर लो। मैं डिस्कशन सेशन रखूंगा जिसके अंदर हम पहले तो शीट डिस्कस कर लेंगे, फिर हम बुकलेट भी डिस्कस करें, या फिर मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन भेज दूंगा बुकलेट के, देखूंगा जैसा भी होगा। क्लास इज ओवर फ्रॉम माय एंड। हाँ, होमवर्क में भेज दूंगा, बुकलेट भी भेज दूंगा ग्रुप पे, और होमवर्क भी भेज देता हूँ, भेज ही देता हूँ मैं आपको। मेरे पास मेंस की नहीं है बेटा, एडवांस की बुकलेट है, मैं वो भेज रहा हूँ आपको, ठीक है।
बुकलेट की सम भी भेज दे दूंगा आपको, ठीक है। भेज दिए मैंने ग्रुप पे, आ जाएगी अभी। यस, क्लास ओवर बेटा।